चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, ये है सहकार रेडियो और आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल, जिसे लेकर आया हूँ मैं यानी आपका साथी कौसर। बाल चौपाल की ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आपने सुना महान आविष्कारों की पहली कड़ी को। इस हफ्ते मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए महान आविष्कारों की दूसरी कड़ी। इस वीडियो के में जो आप चित्र देखेंगे वो रॉबर्ट आइटन ने बनाए हैं और ये लेख लिखा है रिचर्ड ब्रूवुड ने। इसे हमने लिया है ई पुस्तकालय से। आपकी गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने आ गई होंगी। उम्मीद करता हूं कि स्कूलों में अब आपको फिर से मज़ा आने लगा होगा, क्योंकि 2 साल से तो घर से ही पढ़ाई हो रही थी ऑनलाइन। अब ऑफलाइन स्कूलों में दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाल चौपाल, जो शुरू होगा रेलवे इंजन से। पिछले हफ्ते आपने सुना कि जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया। भाप के इंजन के आधार पर ही पहले रेलवे इंजन का आविष्कार किया गया। जॉर्ज स्टीफेंसन, जिन्होंने रेल का भाप का इंजन बनाया था। जॉर्ज स्टीफेंसन के पिता न्यू कैसल ऑन टाउन के पास एक कोलियरी में इंजन में स्टोकर थे। जब जॉर्ज 14 साल का था तब वो एक दिन में 1 शिलिंग वेतन पर अपने पिता का सहायक बन गया। शिलिंग एक तरह की मुद्रा है। उसे इंजनों से प्यार था और वो अपना सारा खाली समय उनके अध्ययन में लगाता था। साल था 1795 का और तब सभी भाप इंजन स्थिर होते थे। उनका उपयोग ट्रकों को चेन या रस्सी से रेल पर खींचने के लिए किया जाता था। 1804 में एक कॉर्निशमैन रिचर्ड ट्रेविथिक ने पहियों पर एक इंजन लगाया और कई अन्य इंजीनियरों ने लोकोमोटिव का निर्माण किया। हर एक ने दूसरे की तुलना में बेहतर इंजन बनाने की कोशिश की। जॉर्ज स्टीफेंसन ने भी एक लोकोमोटिव बनाने की ठानी। लोकोमोटिव रेलवे के इंजन को कहते हैं। स्टीफेंसन ने सन 1814 में अपना पहला लोकोमोटिव बनाया और वो लगातार उसे सुधारने की कोशिश करता रहा। जब 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच पहली सार्वजनिक रेल लाइन खोली गई तो उनका इंजन लोकोमोशन उस पर पहली बार चला। उसने दुनिया की पहली मालगाड़ी खींची जिसमें कुछ यात्री भी सवार थे। स्टीफेंसन का सबसे प्रसिद्ध इंजन द रॉकर था, जिसे डिज़ाइन करने में उनके बेटे रॉबर्ट ने भी मदद की थी। सन 1829 में सर्वश्रेष्ठ लोकोमोटिव के डिज़ाइनर को 500 पाउंड का पुरस्कार दिया गया। परीक्षण में 5 इंजनों ने भाग लिया और उनमें द रॉकेट हर तरह से श्रेष्ठ साबित हुआ। इसने 30 मील प्रति घंटे की अद्भुत गति से एक ट्रेन खींचकर सभी को चकित कर दिया। रॉबर्ट के साथ जॉर्ज स्टीफेंसन इंजन और रेलवे बनाने वाली दुनिया में अग्रणी रेलवे इंजीनियर बन गए। उन दिनों इंजनों के बड़े मज़ेदार नाम होते थे। एक बहुत प्रसिद्ध इंजन का नाम था पफिंग बिली। स्टीमशिप। जब जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया तो लोगों ने स्वाभाविक रूप से उसका जहाज़ों के लिए इस्तेमाल करने की बात सोची। सबसे पहला सफल स्टीमशिप सन 1860 में एक अमरीकी रॉबर्ट फुल्टन ने बनाया था। उस जहाज़ का नाम क्लेयरमॉन्ट था और उसके दोनों तरफ पैडल व्हील्स थे, लेकिन साथ में उनके पास मस्तूल और पाल भी थे। मस्तूल यानी जहाज़ में लगा हुआ वो डंडा जिससे जहाज़ की दिशा तय की जाती है, और पाल वो कपड़ा होता है जो जिसमें हवा भर जाती है, जिसकी सहायता से जहाज़ आगे बढ़ता है हवा की दिशा में। इन्हें पाल और मस्तूल कहते हैं। पुराने ज़माने में जब इंजन नहीं हुआ करते थे तब जहाज़ इसी तरह से चलते थे। उसकी पहली यात्रा न्यूयॉर्क से अल्बानी तक हडसन नदी के ऊपर थी और उसकी औसत गति केवल 4.5 मील प्रति घंटा थी। नाविकों को एक भाप इंजन द्वारा संचालित जहाज़ से घृणा थी। नौकायान जहाज़ सुंदर थे और अच्छी हवा में वो तेज़ चलते थे। शुरू के भाप से चलने वाले जलपोत ना तो सुंदर थे और ना ही तेज़, लेकिन जिन लोगों को उन पर विश्वास था वो उन्हें बेहतर बनाने में डटे रहे। 1838 में अटलांटिक महासागर को पार करने वाला भाप का पहला जहाज़ था सीरियस।
फिर और अधिक भाप जहाज़ों का निर्माण होने लगा। सभी पैडल व्हील के साथ होते थे और उनमें मस्तूल भी होते थे ताकि वे अपने पाल का भी उपयोग कर सकें। सन 1840 में कनार्ड कंपनी ने अमेरिका की नियमित सेवा के लिए 4 स्टीम शिप बनाए। जिन नाविकों ने जहाज़ों में भाप इंजन के विचार का मजाक उड़ाया था, जब उन्हें ये पता चला कि एक लोहे का स्टीम शिप बनाया जा रहा है तो वे और खफा हुए। हर कोई जानता है कि लकड़ी तैरती है और लोहा डूबता है, लेकिन नए लोहे के बने जहाज तैर रहे थे। और सन 1844 में ग्रेट ब्रिटेन जहाज को ब्रिस्टल में लॉन्च किया गया। ग्रेट ब्रिटेन जहाज का नाम था और ब्रिस्टल उस जगह का नाम है जहां से वो जहाज चला था। वो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था और वो लोहे का बना था। पैडल व्हील्स के बजाय उसे एक स्क्रू से चलाया जाता था। उसमें अभी भी पाल थे। 6 मस्तूलों के साथ ग्रेट ब्रिटेन ने ये साबित कर दिया कि स्टीम शिप के दिन आ रहे हैं। उसी ज़माने का एक बड़ा मशहूर जहाज़ है टाइटैनिक, जिस पे बनी फिल्म तुम सब ने देखी होगी या कहानियाँ तो ज़रूर ही सुनी होंगी। भाप के टरबाइन। सबसे पहले तो ये जान लो कि टरबाइन क्या है। टरबाइन वो चीज़ है जिसे घुमा करके बिजली पैदा की जाती है। टरबाइन कई तरह के होते हैं, जैसे पानी के बहाव से घूमने वाले टरबाइन जिससे जल विद्युत बनती है, हवा के ज़रिए घूमने वाले टरबाइन जिसे पंखुड़ियों की सहायता से घुमाया जाता है और उससे हवा से बिजली बनाई जाती है। ऐसे ही भाप के टरबाइन जिन्हें भाप के ज़रिए घुमाया गया। स्टीम इंजन में सिलेंडर में पिस्टन को चलाने के लिए भाप के बल का उपयोग होता था। भाप के बल का प्रयोग एक अन्य प्रकार के इंजन भाप टरबाइन में भी किया जाता था। इसका मूल विचार बहुत आसान था। ये एक पवन चक्की की तरह था जिसके पंखों पर हवा चलती थी और फिर शाफ्ट को गोल गोल घुमाती थी। स्टीम टरबाइन में स्टीम के जेट शाफ्ट और केसिंग के पंखों के बीच फैलते थे और उसे गोल घुमाते थे, जिससे उसे निरंतर शक्ति मिलती रहती थी। इसके आविष्कारक थे सर चार्ल्स पार्सन्स। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन के बाद वो एक इंजीनियरिंग फर्म में शामिल हो गए और भाप टरबाइन के आविष्कार में उन्होंने अपना समय लगाया। कई अन्य नए विचारों की तरह इसको भी दूसरे लोगों ने बनाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। पार्सन्स ने असफलताओं से निराश होने से इनकार किया और साल 1884 में उनकी दृढ़ता रंग लाई। उन्होंने एक काम करने वाला स्टीम टरबाइन बनाया। पार्सन्स और अन्य इंजीनियरों द्वारा इस विचार में सुधार किया गया और उसे मशीनों में फिट किया गया। 6 साल बाद सन 1890 में इलेक्ट्रिक पावर स्टेशनों में स्टीम टरबाइन लगाए जाने लग गए। 1897 में एक जहाज में टरबाइन लगाया गया और जब उसका परीक्षण किया गया तो ये साबित हुआ टरबाइन ने जहाज को भाप के इंजन की तुलना में तेज़ी से चला है। 1907 में 2 महान नए ब्रिटिश लाइनर लुसिटानिया और मॉरिटानिया में स्टीम टरबाइन फिट किया गया। अब सभी बड़े जहाज़ों में टरबाइन का उपयोग किया जाता है और वो विद्युत ऊर्जा स्टेशनों में डायनेमो को चलाने की शक्ति भी प्रदान करता है। डेवी का सुरक्षा लैंप। जब कोयला खदान में मजदूर ज़मीन के नीचे गहराई में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ फायर डैम्प नामक गैस से दुर्घटना होने का एक बड़ा खतरा होता है। यदि एक लौ या एक चिंगारी फायर डैम्प के संपर्क में आती है तो गैस में आग लग सकती है और विस्फोट हो सकता है। आजकल खदानें वैज्ञानिक रूप से हवादार होती हैं और उनमें बिजली की रोशनी होती है, लेकिन इन सावधानियों के बावजूद भी वहाँ कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पुराने दिनों में विस्फोट का जोखिम उठाए बिना कोयले की खदान को रोशनी देने के लिए हर तरह के तरीके आजमाए गए। उन्होंने सड़ने वाली मछली का भी उपयोग किया ताकि खनिक मछली की खाल द्वारा छोड़े गए फीके फास्फोरेसेंस से देख सकें। उन्होंने परावर्तकों के रूप में दर्पणों का उपयोग करके दिन के उजाले को खदान में लाने की कोशिश की। एक अन्य विचार एक स्टील का पहिया था जो चकमक पत्थर से रगड़ता था और उससे चिंगारियों की बौछार होती थी जिससे थोड़ी रोशनी होती थी। इस समस्या का समाधान सन 1815 में सर हम्फ्री डेवी ने किया। वो कोयला खनन से नहीं जुड़े थे, लेकिन वो एक बहुत ही चतुर रसायन वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सर्जन के प्रशिक्षु के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की थी और फिर अपनी कड़ी मेहनत और शानदार दिमाग से वो रॉयल सोसाइटी के फेलो बने। उनकी खोजों के लिए उन्हें नाइट की उपाधि मिली। सर हम्फ्री डेवी का आविष्कार सरल था। उन्होंने लौ के चारों ओर टीन की एक जाली के साथ एक तेल का दीपक डिजाइन किया। वो जाली लौ की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती थी और खतरनाक फायर डैम्प को जलने से रोकती थी। इसे डेवी सेफ्टी लैंप कहा जाता था और जब तक
कोयले की खदानों में बिजली की रोशनी नहीं पहुंची तब तक इसका इस्तेमाल किया गया। उसने दुर्घटनाओं को रोका और अनगिनत लोगों की जान बचाई। सिलाई मशीन। कल्पना कीजिए कि आप अपनी माँ को हाथ से सिलाई करते हुए देख रहे हैं और आप एक सिलाई की मशीन का आविष्कार करना चाहते हैं। आप इसके बारे में कैसे तय करेंगे? यदि आप एक आधुनिक सिलाई मशीन देखें तो आप पाएंगे कि एक सुई बड़ी तेजी से ऊपर नीचे चलती है और बहुत तेजी से सिलाई करती है। तो आपको पता चलेगा कि आविष्कारकों को कितना सोच समझकर अपना काम करना पड़ा होगा। सन 1790 में एक अंग्रेज ने सिलाई मशीन के विचार का पेटेंट कराया, लेकिन उस मशीन को कभी बनाया नहीं गया। 100 साल बाद तक किसी ने भी उस विचार पर आगे कोई काम नहीं किया। इस दौरान साल 1830 में एक फ्रांसीसी थिमोनियर ने एक सिलाई मशीन का आविष्कार किया जो वाकई काम करती थी। मशीन मुख्य रूप से लकड़ी की बनी थी। थिमोनियर एक गरीब आदमी था और उसने अपने जीवन में न तो प्रसिद्धि प्राप्त की और न पैसा। वास्तव में उसकी लगभग हत्या कर दी गई। 1840 में पेरिस में सेना की वर्दी बनाने के लिए उसकी 80 मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था जब एक अनजान भीड़ ने वहां पर हमला किया। लोगों ने सोचा कि मशीनें उनका रोजगार छीन लेंगी, इसलिए उन्होंने सभी मशीनों को तोड़ दिया और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आविष्कारक पर भी हमला कर दिया। कई अन्य आविष्कारक भी इस समस्या पर काम कर रहे थे और सन 1832 के आसपास इलियास होवे नामक एक अमेरिकी के दिमाग में एक शानदार विचार आया। उसने एक सुई बनाई जिसकी आंख गुट्ठल के सिरे की बजाय नुकीले सिरे पर बनी थी, यानी ऊपर की बजाय नीचे बनी थी, और आंख उस छेद को कहा जा रहा है जिसमें धागा जाता है। इससे सिलाई मशीनों पर बहुत फर्क पड़ा। बाद के वर्षों में बड़ी संख्या में पेटेंट निकाले गए। एक के बाद एक आविष्कारकों ने उसमें सुधार किए और इससे आधुनिक सिलाई मशीन अस्तित्व में आई। बिजली। मनुष्य प्राचीन काल से विद्युत नामक एक रहस्यमय शक्ति के अस्तित्व के बारे में जानता था। इसका उल्लेख 600 ईसा पूर्व में भी मिलता है, लेकिन पिछले 150 वर्षों में ही हमने बिजली के उपयोग को खोजा। पहली महत्वपूर्ण खोज इटली के वैज्ञानिक वोल्टा ने की। तुम्हें पता है विद्युत इकाई का एक मात्रक वोल्ट भी है, जिसे इन्हीं वैज्ञानिक वोल्टा के सम्मान के स्वरूप रखा गया है। सन 1800 में उन्होंने बैटरी बनाई जिससे बिजली निकलती थी, लेकिन सबसे बड़ी खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने की। फैराडे ने और भी खोजें की हैं जिसमें चुंबक से जुड़ी हुई उनकी खोजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने विज्ञान की खासकर से बिजली की दिशा ही बदल दी। फैराडे यॉर्कशायर के एक लोहार का बेटा था। वो लंदन आ गए जहां युवा माइकल ने एक बुक बाइंडर जैसा काम करके अपने कामकाजी जीवन की शुरुआत की, लेकिन उनकी रुचि विज्ञान में थी। 1812 में जब वो 21 साल के थे तब उन्होंने प्रसिद्ध सर हम्फ्री डेवी को लिखा और फिर उनके सहायक बने। फैराडे इतने सफल हुए कि जब सर हम्फ्री की मृत्यु हुई तो फैराडे को रॉयल इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर बनाया गया। फैराडे ने रसायन विज्ञान में कई महत्वपूर्ण खोजें की, लेकिन उनका सबसे बड़ा काम विद्युत के क्षेत्र में था। उन्होंने वैज्ञानिकों के काम का अध्ययन किया और बिजली उत्पादन का तरीका जानने के लिए 20 साल प्रयोग किए। सन 1831 में उन्हें अपनी सबसे बड़ी सफलता मिली, एक साधारण उपकरण के साथ जिसमें एक चुंबक, एक तांबे की डिस्क और तार था। वो विद्युत प्रवाह बनाने में सफल हुए। इसका मतलब था कि लोग अब उस जादुई शक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार पैदा कर सकते हैं। उन्होंने जो उपकरण बनाया वो डायनेमो था। इसी से विद्युत जनरेटर की शुरुआत हुई, जिनका आधुनिक दुनिया में बिजली और प्रकाश के लिए उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये था आज का बाल चौपाल, जिसे सुना रहा था मैं यानी आपका साथी कौशल। अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी, जहां हम जानेंगे और भी नए आविष्कारों के बारे में। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और अपने जिले का नाम लिख कर भेजिए। फेसबुक से जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक कीजिए। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahkarradio.com देखिए।
तो बच्चों मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय। बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।